Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Today is 11th January 2024 and like every day मैं हूं आपके साथ कुछ current affairs topics लेकर. These topics are very important as per the syllabus prescribed by UPSC and various other examinations in India. तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक because we are going to explore the adventure of knowing new facts and concepts. Recently Peregrine lander was in news. Peregrine lander ये पेरेग्राइन मिशन का एक पार्ट था. पेरेग्राइन मिशन एक प्राइवेट सेक्टर मून मिशन था. वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एक प्राइवेट कमर्शियल कंपनी यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, ये कंपनी यूएसए की है, इस कंपनी ने प्रोग्राम किया था एक मून मिशन वाया वल्कन रॉकेट. मिशन वॉज प्लान्ड इन सच अ मैनर, ये वल्कन रॉकेट, वल्कन सेंटियोर इसका पूरा नाम है, ये वल्कन सेंटियोर इस पेरेग्राइन लैंडर को लेकर स्पेस में जाना था. एंड देन जैसे ही ये पेरेग्राइन लैंडर इससे अलग होता, यानी रॉकेट से तो कोई भी लैंडर हो या कोई भी सैटेलाइट हो वो तो स्पेस में जाने के बाद रॉकेट को छोड़ देता है. तो जैसे ही ये रॉकेट को छोड़ के अलग होगा पेरेग्राइन लैंडर, फिर पेरेग्राइन लैंडर का अपना थ्रस्टर ऑन हो जाना था. सब कुछ ठीक रहता है. 8 जनवरी के दिन ये लॉन्च होता है, 8 जनवरी 2024 के दिन. और लॉन्च होने के 50 मिनट्स लेटर 500 मीटर की हाइट पर ये अलग भी हो जाता है लैंडर रॉकेट से. एंड देन आफ्टर 7 आवर्स लेटर हमें पता चलता है कि इसके थ्रस्टर्स काम नहीं कर रहे हैं. तो वहाँ कुछ फ्यूल लीक का भी गेस किया जा रहा है, साइंटिस्ट के द्वारा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि सम फ्यूल लीक प्रॉब्लम हो गया है वहाँ पर. तो उस कारण से इसका थ्रस्टर काम नहीं करने लगा. इन एडिशन टू दैट प्रॉब्लम, इस लैंडर का अपना सोलर पैनल भी ओपन नहीं हो रहा था. तो ऐसी स्थिति में फाइनली इवेंचुअली द अटेम्प्ट टू लैंड ऑन द मून हैड टू बी अबेंडोन्ड. तो फाइनली साइंटिस्ट ने यहाँ यही निर्णय लिया कि इस मिशन को यहीं पर अबेंडोन किया जाता है. मिशन फेल्योर डिक्लेयर कर दिया गया बिकॉज अभी जिस तरह का हालत है इस लैंडर का, ये स्पेस में 40 आवर्स, ओनली 40 घंटे ही सर्वाइव कर पाएगा वहाँ पर. उसके बाद का इसने एनर्जी इकट्ठा नहीं किया. अगर टाइम पर इसके सोलर पैनल खुल जाते तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती. आपको पता होना चाहिए कि ये 8 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था एंड इट वाज प्लान टू लैंड ऑन मून ऑन 23 फरवरी 2024. ये एक बहुत लंबा टाइम हो जाता है. अगर सिर्फ 40 आवर्स का फ्यूल उसने इकट्ठा अभी कर पाया है तो ऐसी हालत में बहुत मुश्किल है कि वो ठीक से मून पर लैंड कर पाए. तो अटेम्प्ट नहीं किया गया और इसे अबेंडन कर दिया गया है. नाउ सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पेरेग्राइन लैंडर. देखो, इसे प्रोग्राम किया गया था कि ये मून के साइनस विस्कोसिटाइटिस रीजन में उतारा जाएगा और वहाँ जाकर ये वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस को लोकेट करता, रेडिएशन और गैसेस के प्रेजेंस को मेजर करता अराउंड द लैंडर एंड इवेल्युएट द लूनर एग्जोस्फेयर. तो ये सारा टास्क देकर इस लैंडर को भेजा गया था. पेरेग्राइन लैंडर में 10 पेलोड्स भेजे गए थे. टोटल मास कैपेसिटी था 90 किलोग्राम्स. कटिंग एज इंस्ट्रूमेंट्स इसमें थे जैसे लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, लीनियर एनर्जी ट्रांसफर स्पेक्ट्रोमीटर, नियर इंफ्रारेड वोलाटाइल स्पेक्ट्रोमीटर सिस्टम NIRVSS, प्रॉस्पेक्ट, आयन ट्रैप मास स्पेक्ट्रोमीटर. तो ये बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके ये सब इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए थे. एंड वेरी सैड टू से कि ये अब स्पेस में यूं ही पड़े रह जाएंगे, इसका कोई यूज नहीं हो पाएगा हमारे द्वारा. सो दैट वाज अ सैड न्यूज़, लेकिन हमारे लिए कुछ यहाँ पर फैक्ट्स हमें पता रहने चाहिए. सो दैट वाज पेरेग्राइन लैंडर. Recently, a report titled World Economic Situation and Prospects 2024 was in news. This report was released by a UN body, Department of Economic and Social Affairs. For your information, ये जो बॉडी है यूएनओ का, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है. यूएनओ का कोई भी समिट हो या फिर कोई भी कॉन्वोकेशन हो, उसमें ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये डायरेक्ट UNGA, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को रिपोर्ट करता है. इसके अलावा ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का भी एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है. सो दैट्स वाई दिस रिपोर्ट इज सो मच इम्पॉर्टेंट. तो इसने इंडिया को लेकर के कुछ प्रोजेक्शंस किए हैं. एज पर दिस रिपोर्ट, कैलेंडर ईयर 2024 के लिए भारत का ग्रोथ फोरकास्ट 6.2% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है. इंडिया रिमेन्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. साउथ एशिया में या पार्टिकुलरली इंडिया में 2023 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्ट्रांग रहा.
इसके अलावा इंडिया को एक की अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में देखा जा रहा है, यानी कि कोई भी कंट्री जब अपने कंट्री में कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग ना करके उसको आउटसोर्स करना चाहता है तो उसके लिए वो इंडिया को एक अल्टरनेटिव के रूप में पहले देखता है। ऐसा इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। और 2022 के लिए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में इंडिया में जो एफडीआई फ्लोज था वो 10% से बढ़ गया है। सो देयर आर मेनी पॉजिटिव थिंग्स अबाउट इंडिया इन दिस रिपोर्ट। इसके अलावा देखो, ये जो एक चार्ट मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है, ये OECD के द्वारा प्रोजेक्शन किया गया था और उसमें भी इंडिया का जो ग्रोथ रेट है उसको बहुत हाई बताया गया था। रिसेंटली इंडियाज रेटिंग एंड रिसर्च, जो फिच ग्रुप का एक पार्ट है, इसने भी इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 को 6.7 बताया है। पहले इसने 6.2 बताया था, अब उसे बढ़ाकर 6.7 बताया है। दैट्स ऑल्सो अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक हायर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ ड्यूरिंग द सितंबर क्वार्टर देखा गया है। जैसा एक्सपेक्ट किया गया था उससे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ देखने को मिला था। दैट्स वाई इट इज़ सेड सो। इसके अलावा एक और बात यहाँ इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट हो सकता है इंडिया का डाउन आए। दैट्स अ डेंजर, वो एक खतरे की बात है। इसके अलावा रिपोर्ट में सब कुछ अच्छा ही अच्छा बताया जा रहा था। Now the topic is Bureau of Indian Standards BIS. Recently Ministry for Consumer Affairs, Food and Public Distribution ने Bureau of Indian Standards का 77th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था। एंड ड्यूरिंग दैट सेलिब्रेशन कंसर्निंग मिनिस्टर पीयूष गोयल ने BIS से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट और फैक्ट्स शेयर किए। उन्होंने बताया कि कंट्री के 343 डिस्ट्रिक्ट्स में जो 90% ज्वेलरी बिकता है वो बिना BIS के नहीं बिक रहा है। लोग अब BIS के हॉलमार्क को चेक कर ही खरीद रहे हैं और बेचने वाले भी इसको इंश्योर करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर BIS हॉलमार्क रहे। और भी कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में उन्होंने न्यूज़ दिया था, लेकिन हम यहाँ पर ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअली वो है क्या। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ये 1946 में इसे स्थापित किया गया था एज ए सोसाइटी। जो 1860 का एक एक्ट है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके अंडर इसको रजिस्टर किया गया था 1946 में। लेकिन 1986 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट लाया जाता है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाता है। Now the institutional history of Bureau of Indian Standards BIS. एट फर्स्ट 1946 में इसे एक सोसाइटी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था और उस समय इसका नाम हुआ करता था ISI। वही ISI जिसे आप हेलमेट खरीदने जाते हैं तो देखते हैं उसमें ISI मार्का है या नहीं है, तो वो हॉल मार्क को जो आप चेक करते हैं वो ISI 1946 में इस्टेब्लिश किया गया था। देन इन 1986 ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट लाया जाता है और 1 अप्रैल 1987 से जो BIS है वो एग्जिस्टेंस में आता है एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसके बाद 2016 में एक और एक्ट लाया जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016, और उसके बाद अक्टूबर 2017 से ये एक नेशनल स्टैंडर्ड्स यूनिट बन जाता है। और वी कैन से कि 2017 के बाद इसकी पावर थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। इसका काम क्या है? तो सबसे पहले ये याद रखना, इसका काम है कुछ स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करना, पूरे कंट्री के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करना। इसके बाद जो प्रोडक्ट होंगे उन प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करना कि ये कस्टमर के लिए ठीक हैं, उनके हेल्थ के लिए ठीक है, उनके सेफ्टी के लिए भी ठीक है, हर तरह से ठीक है। ये जो सर्टिफिकेशन करना है वो BIS को ही करना है। इसके अलावा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के समय, बेसिकली इंपोर्ट के टाइम में कोई भी कंट्री जो बाहर से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, वो हमारे देश के लिए कितना सेफ़ है, कितना हेल्थ के लिए सेफ़ है, उन सारी बातों को सर्टिफाई करना ये भी इसी का काम है। तो बेसिकली 3 काम है। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करना पूरे कंट्री में कि क्या स्टैंडर्ड्स रहेगा सामान का, गुणवत्ता जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में, एंड देन प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करना और इंपोर्ट किए गए प्रोडक्ट को कस्टमर के पास जाने से पहले उसे सर्टिफाई करना। ये सारे काम इस BIS के हैं। इसके अलावा हॉल मार्किंग का काम, लैब सर्विसेज, लेबोरेटरी सर्विसेज, ये भी कुछ ऐसे वर्क हैं जो ये प्रोवाइड करता है। तो सिग्निफिकेंस क्या है स्टैंडर्डाइजेशन का? तो सबसे पहले ये इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है और कॉम्पिटिटिवनेस को सपोर्ट करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हेलमेट। अगर हेलमेट में गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है, कुछ पैरामीटर्स फिक्स कर दिया है, चाहे वो मटेरियल से हो, चाहे उसकी इलास्टिसिटी से हो, चाहे रिजिडिटी से हो, तो इस तरह से कुछ अगर पैरामीटर्स सेट हो गया है
कि इतने पैरामीटर्स फुलफिल करेंगे किसी भी हेलमेट के द्वारा तो ही उसे आईएसआई मार्क दिया जाएगा। और पब्लिक भी पूरा कमिटेड है कि नहीं, आईएसआई मार्क का ही हेलमेट खरीदना है। तो फिर क्या होगा, जो कमज़ोर हेलमेट बनाए जाते थे जिसके द्वारा कि सेफ्टी से हमारा कॉम्प्रोमाइज़ होता था, फ्रॉड होता था एक तरह से, वो बनना बंद हो जाएगा, वो बिकना बंद हो जाएगा, तो वो बनना भी बंद हो जाएगा। तो फिर कंपनीज आगे आएंगी और जो भी हेलमेट बनेगा वो पूरे मेजर्स को लेते हुए, पूरा पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए, पूरा सेफ्टी मेजर्स को लेते हुए बनाया जाएगा और कम से कम कीमत पर बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि मार्केट में एक पॉजिटिव कंपटीशन बना रहे। तो इस तरह से ये इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा और कॉम्पिटिटिवनेस को भी इन्हांस करेगा। फोस्टर्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मैंने अभी तुरंत कहा कि जैसे ही जो खराब सामान है वो मार्केट से आउट होगा तो अच्छे सामान के लिए एक टेक्नोलॉजिकल रेस भी हो जाएगा, तो इससे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होगा। और बीआईएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को भी नज़र रखना, उस पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन करना। स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट प्रोसेस इन इंडिया इज लार्जली गवर्नमेंट लेड विथ बीआईएस एक्टिंग एज नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी। तो याद रखना 2016 से ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी बन चुका है, मैंने अभी तुरंत आपको बताया। ये इन्वॉल्व होता है हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी सर्टिफिकेशन। इसे एडमिनिस्टर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स मिनिस्टर बिंग प्रेसिडेंट ऑफ बीआईएस। तो जो भी मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, प्रेजेंट में पीयूष गोयल हैं, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं। अदर इनिशिएटिव्स फॉर स्टैंडर्ड डेवलपमेंट, तो स्टैंडर्ड्स नेशनल एक्शन प्लान SNAP, इंडियन नेशनल स्ट्रेटजी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI एंड इट्स स्कीम फॉर एक्रीडिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशंस SDOS, वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ BIS। सो दीज आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय BIS ताकि पूरे भारत में स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस फास्ट किया जा सके। अभी प्रेजेंट में जो सर्टिफिकेशंस दिए जाते हैं BIS के वो कुछ इस तरह के हैं: BIS हॉलमार्क, ISI मार्क एंड इको मार्क एंड CRS इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT प्रोडक्ट्स मार्क। ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को ठीक ठीक ढंग से देखें तो आपको यहाँ दिखेगा। ISI मार्क आप सबको पता है, हम हेलमेट खरीदने जाएं या फिर जो गैस बर्नर खरीदने जाएं, तो गैस स्टोव खरीदने जाएं तो वहाँ हम ये मार्क ज़रूर देखते हैं। गैस का पाइप भी लेने जाते हैं तो वहाँ ISI मार्क को ज़रूर चेक करते हैं। इको मार्क की बात करें तो ये इन्वायरमेंट को लेकर के दिया जाता है। जब ये किसी भी प्रोडक्ट पर दिया गया है इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में इकोसिस्टम को किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं आया है, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं आया है। एंड BIS और हॉलमार्क, ये तो सब जानते हैं कि ज्वेलरी पर ये दिया जाता है। ज्वेलरी की शुद्धता का ये एक तरह का स्टैंडर्ड है। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट BIS। आई होप यू लाइक्ड इट। नाउ द टॉपिक इज इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिका। रिसेंटली ऑन 3 जनवरी 2024 इंडिया से 21 रिसर्चर्स का एक क्रू इंडिया से चलकर केप टाउन होते हुए एंटार्क्टिका पहुंच चुका है। सो दिस वाज इन न्यूज। सच एक्सपेडिशन इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम 1981। तो इंडिया 1981 से एंटार्क्टिक के ऊपर रिसर्च कर रहा है। देखो हम सब ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा है और हम ग्लोबल वार्मिंग को भी अभी देख रहे हैं। तो इन सब बातों को स्टडी करने के लिए जो अर्थ का साउथ पोल है, दैट मीन्स एंटार्क्टिका, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडिया पिछले 40 वर्षों से, ये तो 43rd हो गया, तो ईच ईयर हमारे यहाँ से कुछ रिसर्चर्स जाते हैं। इस वर्ष 21 रिसर्चर्स हैं, इसमें सारे इंडिया के नहीं हैं, कुछ उसमें कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के कंट्रीज के भी हैं, जो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशस, बांग्लादेश एंड शेसेल्स आर ऑब्जर्वर मेंबर्स। तो यहाँ से भी कुछ साइंटिस्ट भेजे जाते हैं, लेकिन ये सब बेसिकली इंडिया का ही होता है। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम इंडिया का है। और दिस वाज 43rd जो पहुंच चुका है 3 जनवरी 2024 को दिन वहाँ पहुंच चुका है। और ये चला कब था, तो 23 दिसंबर 2023 के दिन ये चला था केप टाउन से। केप टाउन साउथ अफ्रीका, आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ से ये चला था, अब ये पहुँच चुका है। 21 रिसर्चर्स का ये क्रू है और ये वहाँ जाकर रिसर्च करेंगे। वहाँ पहले से भारत ने अपने 3 बेस स्टेशंस बना के रखे हैं, रिसर्च बेस स्टेशंस बना के रखे हैं। दक्षिण गंगोत्री जो 1983 में बनाया गया था, फिर मैत्री 1988 में एंड भारती इन 2012। अभी प्रेजेंट में दक्षिण गंगोत्री काम नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट फंक्शनल। लेकिन अभी मैत्री और
भारती 2012 में जो बनाया गया है, ये दोनों अभी ऑपरेशनल हैं और यहीं से जाकर अंटार्कटिका के ऊपर रिसर्च किया जाता है। करीब 6 महीने, साल भर, इवन 15 मंथ्स तक ये रिसर्चर्स वहाँ रुकते हैं और फुल्ली वो काम करते हैं, अपना कुछ रिसर्च करते हैं और रिसर्च कर वहाँ से आते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर रिसर्च करते हैं, वहाँ ड्रिलिंग भी किया जाता है कभी कभी। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वो वहाँ इकट्ठा करते हैं और ये सारा का सारा प्रोग्राम नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR, जो गोवा में हेडक्वार्टर्ड है, इसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एंड दिस NCPOR वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ओके, अब आइए कुछ बात कर लेते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के ऊपर। तो CSC वाज फॉर्म्ड इन 2011 एज ए ट्राईलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी। इसमें 3 मेंबर थे, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। लेकिन बाद में मॉरिशस ने भी इसे ज्वाइन कर लिया, तो 4 मेंबर अभी हो गए हैं। एंड बांग्लादेश एंड सेशल्स आर ऑब्जर्वर मेंबर्स। ओके, and this NCPOR works under Ministry of Earth Sciences. Now some data about Colombo Security Conclave. ये 2011 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये एक ट्राईलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी था। इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स ने मिलकर इसे बनाया था, लेकिन बाद में मॉरिशस ने भी इसे ज्वाइन कर लिया था। सो दिस वाज द इट वाज द 4th मेंबर। एंड बांग्लादेश एंड सेशल्स आर ऑब्जर्वर मेंबर्स और उन्हें इनवाइट भी किया गया है टू ज्वाइन द ग्रुप। इसका गोल क्या है? तो मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ये इस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का गोल है। सो दिस वाज द टॉपिक, आई होप यू लाइक्ड इट। नाउ द टॉपिक कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन। Now the topic Krishna Godavari KG Basin. Recently on 7th Jan 2024, Prime Minister himself and Minister for Petroleum and Natural Gases ने खुद से ये इंफॉर्मेशन दिया था कि ONGC has started producing oil from the offshore cluster 2 project in the KG Basin in the Bay of Bengal। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों इंडिया के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी मिलकर यहाँ आकर डेल्टा बनाते हैं और यहाँ से 30 किलोमीटर अवे काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट यही है ये कोस्ट पर, और काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट से 30 किलोमीटर अवे इस पॉइंट पर ऑयल रिजर्व्स नोटिफाई किए गए थे। करीब आज से कई साल पहले यहाँ ढूंढा गया था ऑयल रिजर्व्स, और अब इसके एक्सट्रैक्शन का काम, अब इसके माइनिंग का काम शुरू हो चुका है। ONGC ने यहाँ अपना रिग भी लगा लिया है इस तरह से, और इन नियर जून या फिर 2024 समाप्त होते होते हम यहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड दिस इज़ अ गुड न्यूज़ बिकॉज यहाँ से जो हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे वो हमारा 7% तक का जो ऑयल डिमांड है, कंट्री का ऑयल डिमांड जो है 7% तक का, उसको कम कर देगा। ओके, इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ है यहाँ पर कि हम लोग रोज़ के रोज़ करीब 45,000 बैरल क्रूड ऑयल यहाँ से निकाल पाएंगे। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ऑफ शोर माइनिंग हो रही है, ऑफ शोर एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल हो रहा है। ऑफ शोर का मतलब होता है यानी जो कोस्ट लाइन है उससे थोड़ी दूर में। तो आप सबको पता है कि ये जो हमारा एरिया है इस तरह से करीब 180 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। नाउ सी दिस मैप। इस मैप में आपको 3 तरह के शेडेड रीजन्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर में शेडेड रीजन है, ये ऐसे रीजन हैं जहाँ ऑयल रिजर्व्स आइडेंटिफाई कर लिए गए और वहाँ से प्रोडक्शन भी चालू हो चुका है, उनका एक्सप्लॉयटेशन अभी हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आसाम के डिगबोई की बात करो तो ये तो अंग्रेज़ों के ही ज़माने से यहाँ होते आ रहा है। और उसी तरह से यहाँ कावेरी बेसिन में मुंबई ऑफशोर या राजस्थान, इन सब जगहों पर एक्सप्लॉयटेशन अभी क्रूड ऑयल का हो रहा है। इसके अलावा ये जो येलो कलर का है, जितना भी शेडेड रीजन, इस येलो कलर के शेडेड रीजन में ऐसा है कि यहाँ ऑयल रिजर्व्स का होना तय है, ये फिक्स हो गया कि ऑयल रिजर्व्स तो हैं, लेकिन उनका अभी तक मोनेटाइजेशन नहीं हो पाया है कि किस लेवल के हैं या फिर किस क्वांटिटी में यहाँ पर हैं। ये मोनेटाइजेशन अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि देखो जब भी यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा क्रूड ऑयल का,
तो वहाँ इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो हमारा खर्चा बैठेगा उसको एक्सट्रैक्शन में, उसके एक्सप्लॉयटेशन में, वो खर्चा वहाँ से मिलने वाले क्रूड ऑयल के प्राइस से कम हो। अगर मान लो खर्चा ही बहुत हो गया और क्रूड ऑयल बहुत थोड़ा सा आया तो फिर क्या फ़ायदा। तो अब तक इसका मोनेटाइजेशन हो नहीं पाया है कि जो रिजर्व्स हैं वो आखिर कितने कोस्ट के ये रिजर्व हैं, ये अभी तक नहीं हो पाया है। और जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है जितने भी शेडेड रीजन्स, तो यहाँ बस जियोलॉजिकल स्टडी से ये पता चला है कि यहाँ ऑयल रिजर्व्स हो सकते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन या फिर इवन जो सर्टेन डिस्कवरी भी नहीं हो पाया है। तो इस तरह से इसे बांटा गया है। अंडमान निकोबार के पास आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व्स हमें यहाँ मिल सकता है अगर हम यहाँ काम शुरू करें तो हम जब फुल्ली इंडिया में जितना भी आप शेडेड रीजन यहाँ देख रहे हैं, जो भी प्रोबेबल ऐसा रीजन है जिसके पास पोटेंशियल है क्रूड ऑयल के एक्सप्लॉयटेशन का, अगर हम ठीक से करें तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो बहुत हद तक कम हो सकता है। फिलहाल हम 7% के बेनिफिट में जाने वाले हैं। कुछ इश्यूज है ऑफशोर ड्रिलिंग से। ऑफशोर ड्रिलिंग आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोस्टल लैंड से दूर जाकर सी में कहीं पर ड्रिलिंग करते हैं और वहाँ से क्रूड ऑयल का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफशोर ड्रिलिंग। तो इसमें क्या होता है, मेरीन लाइफ को एक थोड़ा रिस्क होता है और कोस्टल कम्युनिटीज़ के लोगों को भी रिस्क होता है, क्योंकि जब मेरीन लाइफ को रिस्क आएगा तो कोस्टल कम्युनिटीज़ के भी लोगों का एक रिस्क में जाएगा, क्योंकि मेरीन लाइफ पर उनका लाइफ डिपेंड करता है। अधिकतर लोग मछुआरे होते हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत अधिक होता है यहाँ पर, क्योंकि जो रिग बिठाए जाएंगे, जो भी यहाँ मशीन काम करेगा, ये तो पूरा इंजन काम करेगा ना, भीतर से क्रूड ऑयल को पंप करके बाहर निकालेगा, तो यहाँ ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत अधिक होगा। सो sedimentary basins of India has 26 sedimentary basins categorized in 3 categories. So this was the topic. I hope you liked it. Now the topic, individual income inequality. As per a report published by State Bank of India, पिछले 8 वर्षों में इंडिया के लोगों के बीच इंडिविजुअल इनकम इनक्वालिटी में एक ग्रेट डिक्लाइन देखने को मिला है। ये कैसे कहा जा रहा है, उसके लिए कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो एसबीआई ने ये कहा कि पहले जो कुछ इकोनॉमिस्ट्स के द्वारा ये क्लेम किया जा रहा था कि कंट्री के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी कर रहा है, वो बिल्कुल गलत है। के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी नहीं हो रहा है। तो एट फर्स्ट हम ये देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि के शेप्ड रिकवरी क्या होता है। आप सब जानते हैं कि इकोनॉमी हमारा देश का पहले से थोड़ा इंक्रीजिंग मोशन में ही था। ये इंक्रीज ही कर रहा था हर साल, भले ही थोड़ा कर रहा हो, ज़्यादा कर रहा हो, लेकिन इंक्रीजिंग में था। उसी समय हम जानते हैं कि 2020 में कोरोना पैंडेमिक आ गया, तो इकोनॉमी सीधे धड़ाम से नीचे गिरा। तो अब यहाँ दो तरह की बातें हो सकती थी, या तो इकोनॉमी नीचे गिरते चले जाता या फिर इकोनॉमी बाद में फिर ऊपर उठता। तो बाद में ऊपर उठता तो अलग बात होती, लेकिन वहाँ एक कयास लगाया जा रहा था इकोनॉमिस्ट्स के द्वारा कि ऐसा होगा कि कुछ सेक्टर्स रहेंगे जो नीचे गिरते ही चले जाएंगे, पैंडेमिक के बाद वो उठ नहीं पाएंगे, और कुछ सेक्टर ऊपर उठ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर के शेप्ड रिकवरी देखने को मिलेगा। ये है के शेप्ड रिकवरी। सो इस तरह का कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा ऐसा असर्ट किया गया था कि ऐसा ही हो रहा है इंडिया में। तो एसबीआई का कहना है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। हमारा इकोनॉमी बिल्कुल ही अच्छे से चल रहा था, थोड़ा नीचे आया लेकिन फिर पूरा का पूरा इकोनॉमी ऊपर उठा है। ऐसा कोई नहीं है जो नीचे फिर गिर गया हो। तो इस तरह का क्लेम एसबीआई के द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिखाया गया है। यहाँ एसबीआई अपने लॉजिक को कुछ डाटा से फॉर्म कर रहा है। जैसे इनकम टैक्स का जो डाटा है वहाँ वो बहुत अच्छे से यूज कर रहा है। एज पर इनकम टैक्स डाटा, ₹10 लाख से लेकर ₹25 लाख तक कमाने वालों की संख्या देश में 291% बढ़ गई है। देखो, ये 100% वाइट मनी की बात हो रही है। 100% वाइट मनी की बात हो रही है, तो 10 लाख से लेकर 25 लाख कमाने वाले लोगों की संख्या 291% बढ़ी है। दैट मीन्स करीब 3 गुना। सो 3 टाइम्स ये नंबर बढ़ चुका है। और इनकम टैक्स फाइल करने वाले लोगों की संख्या की बात करें अगर, तो ये पहले तो 7 करोड़ था 2022 में, 2023 में ये हो गया 7.4 करोड़, एंड फॉर द फिनेंशियल ईयर 2024 इट इज़ 8.2 करोड़। तो इस कारण से भी कहा जा रहा है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है। तो एसबीआई का कहना है कि के शेप्ड रिकवरी नहीं हुआ है, और जो इंडिविजुअल इनकम इनइक्वलिटी की बात हो रही है वो घटा है, वो बढ़ा नहीं है, वो बल्कि घटा है। एसबीआई के इस रिपोर्ट में गिनी कोएफिशिएंट का यूज फ्रिक्वेंटली हुआ है। कई सारे डाटा गिनी कोएफिशिएंट के टर्म्स में बताए गए हैं। सो टू अंडरस्टैंड गिनी कोएफिशिएंट वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड लॉरेंज कर्व एट फर्स्ट। मैक्स और लॉरेंज ने ये कर्व दिया था जिसके द्वारा इनकम इनइक्वलिटी को शो किया जाता है।
देखो ये एक ग्राफ है, ठीक है। अब इसको तुम ऐसे समझ लो, ये वाई एक्सिस है जो इनकम को दिखा रहा है, और एक्स एक्सिस है जो क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पीपल को दिखा रहा है फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट इनकम। यहाँ 0 है और यहाँ 100 है। आप इसको 10th क्लास में पढ़े हुए कोऑर्डिनेट्स की तरह देखेंगे, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। सपोज अगर आप ये जो लाइन ऑफ इक्वालिटी है, ये जो है स्लैंट लाइन, ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है। ये वाला लाइन 45 डिग्री पर जो गया हुआ है, ये कैसे लाइन ऑफ इक्वालिटी है, इसको ऐसे समझो। इसका कोई भी एक पॉइंट पकड़ते हैं, सपोज ये पॉइंट हमने यहाँ पकड़ा, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने गिराया एक्स एक्सिस पर, तो ये कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर आकर यहाँ गिरा। तो सपोज ये जहाँ अगर गिरा तो यहाँ से 0 से लेकर हम जब काउंट करते हैं तो यहाँ 25 आ जाता है। तो आप पाएंगे कि जब सेम परपेंडिकुलर हम वाई एक्सिस पर डालेंगे तो वहाँ भी सेम डिस्टेंस होगा। जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है। दैट मीन्स अगर 25% ऑफ पॉपुलेशन आ रहा है इस ग्राफ में, तो 25% ऑफ वेल्थ भी आ रहा है। और ये ग्राफ तभी पॉसिबल होगा, उसी कंट्री के लिए पॉसिबल होगा जब उस कंट्री के टोटल पॉपुलेशन, अगर 1 करोड़ का पॉपुलेशन है तो 1 करोड़ ईच पर्सन के पास इक्वल अमाउंट ऑफ रुपीज होंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ वेल्थ होंगे, तभी जाकर ये वाला लाइन पॉसिबल है, ये लाइन ऑफ इक्वालिटी पॉसिबल है। तो कई सारे लोग आए और गए दुनिया से, ठीक है, मार्क्स आए, लेनिन आए, माओ आए, ये लाइन ऑफ इक्वालिटी को कोई आज तक अचीव नहीं कर पाया है। जो हमारा समाज है, जो हमारा सोसाइटी है, कंट्री है, वहाँ जो सिचुएशन होता है वो इससे बिल्कुल अलग होता है। वहाँ एक्चुअल ये लाइन एग्जिस्ट करता है, ये जो लॉरेंज कर्व है ना, ये एग्जिस्ट करता है। इसका क्या मीनिंग है, इसको समझो ऐसे। सपोज यहाँ हम किसी पॉइंट को पकड़ते हैं, तो यहाँ इस पॉइंट को हमने पकड़ लिया अगर, तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ गिराया, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर गिराया तो हमने पाया कि ये करीब 50% पीपुल हैं यहाँ पर। 0 से अगर 100% की बात करें तो ये तो 50% दिख ही रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ से जब हम इस तरफ परपेंडिकुलर गिराएंगे वाई एक्सिस पर, तो हम पाएंगे कि वहाँ मुश्किल से हमें 10% मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि हमारा जो सोसाइटी है वहाँ 50% लोगों के पास ओनली 10% ही धन है, ओनली 10% ही वेल्थ 50% लोगों में बटा हुआ है। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर गिराते हैं, देखो यहाँ से हमने ऐसे परपेंडिकुलर गिराया और फिर यहाँ से इस तरफ भी परपेंडिकुलर गिराया, यहाँ हमें लग रहा है जैसे 85% हो गया है, यहाँ हमें लग रहा है 40% हो गया है। तो इसका भी क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि 85% लोगों में 40% वेल्थ बटा हुआ है, और जो बचा हुआ 60% वेल्थ है वो ओनली 15% लोगों में बटा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि इनकम इनइक्वालिटी है। तो ये था लॉरेंज कर्व, मुझे लगता है आप ठीक से इसे समझ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं गिनी कोएफिशिएंट का। तो देखो, लॉरेंज कर्व और लाइन ऑफ इक्वालिटी, मैं बार बार इनइक्वालिटी बोलने लगता हूँ। लॉरेंज कर्व जो ये कर्व है, ये गोल सा, और ये जो लाइन ऑफ इक्वालिटी है, ये स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पर, इन दोनों के बीच में एक एरिया है। ऑब्वियसली है, ये एरिया तो है। ओके, तो ये एरिया है। अब आइए गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है, एक बार आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो याद रखना, अगर ये एरिया ए है और इस तरफ का जो एरिया है वो अगर एरिया बी है, तो याद रखना गिनी कोएफिशिएंट इक्वल्स होगा ए अपॉन ए प्लस बी। दैट मीन्स एरिया बिटवीन लाइन ऑफ इक्वालिटी एंड लॉरेंज कर्व एंड द टोटल एरिया अंडर द लाइन ऑफ इक्वालिटी। नाउ कम टू द रिपोर्ट अगेन। तो यहाँ इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि इनकम इनइक्वालिटी ऑफ टैक्सेबल इनकम ग्रुप्स, ऐसे लोग जो टैक्स दिया करते हैं, उनका गिनी कोएफिशिएंट डिक्लाइन हुआ है 4 नाउ कम टू द रिपोर्ट अगेन। यहाँ इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि टैक्सेबल इनकम ग्रुप के जो भी लोग हैं उनका इनकम इनइक्वालिटी डिक्लाइन हुआ है। उनका गिनी कोएफिशिएंट 0.472 से घटकर 0.402 हो गया है। आप सबको पता होना चाहिए कि ये एरिया जितना अधिक होगा तो गिनी कोएफिशिएंट उतना अधिक होगा। ये एरिया अगर कम होता है तो ये एरिया जैसे ही कम होगा ये घट जाएगा, 0.402 हो गया। दैट मीन्स इनइक्वालिटी कम हुआ है। तो यहाँ इस तरह से गिनी कोएफिशिएंट में आपको बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में। 36.3% टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जो लोअर इनकम से हायर इनकम टैक्स बकेट में आ गए हैं। 2.5% ऑफ टैक्स पेयर्स कंट्रीब्यूशन इन इनकम हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 2.81 to 2.28%।
and female labor participation force is rising. Micro firms are transitioning towards small, medium, and large size firms. So these findings dispel the notion of K-shaped growth for growth और रिकवरी. तो इस तरह का जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, इस तरह का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, ये बिल्कुल उस लॉजिक को खारिज करता है जिसमें ये बताया जा रहा था कि के शेप्ड ग्रोथ हो रहा है. तो एसबीआई रिपोर्ट बहुत ही इम्फेसाइज कर रहा है इस बात पर कि के शेप्ड ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है. जिस तरह से यहाँ इकोनॉमी हमारा शो कर रहा है ग्रोथ, तो वहाँ के शेप ग्रोथ पॉसिबल नहीं है. सो दिस वाज द टॉपिक. आई होप यू लाइक्ड इट. रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने कजाकिस्तान में 1500 ईयर ओल्ड टॉम से 2 गोल्ड ऑर्नामेंट डिस्कवर किए हैं, जिनसे ये पता चलता है कि ये ग्रेट खान या खगन से बिलोंग करते हैं. खगन यानी कि गोक तुर्क से रिलेटेड हैं. गोक तुर्क्स एक्चुअली ये टर्किक ट्राइब हुआ करते थे. ये नोमैडिक कॉन्फेडरेशन ऑफ टर्किक पीपल्स हुआ करते थे. इस ट्राइब का हिस्टोरिकल इमर्जेंस अर्ली 6th सेंचुरी एडी से समझा जाता है. इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड बाय हिस्टोरियंस दैट गोकतुर्क रूलर्स वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अशीना ट्राइब. अशीना ट्राइब जहां रहते थे आज के डेट में यानी प्रेजेंट टाइम में, वो चाइना के जिंजियांग प्रांत का नदर्न कॉर्नर है. अमॉन्ग द गोकतुर्क रूलर, बुमिन खान वाज अ प्रोमिनेंट फेस. बुमिन खान ने अपने बेटों के साथ मिलकर जियोंगनू डायनेस्टी को रिप्लेस किया था और एक बहुत बड़ा टर्किक पावर वहां स्टैब्लिश किया था. इवन सिल्क रोड जो था, सिल्क रोड ट्रेड, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया था. आफ्टर बुमिन खान, गोकतुर्क डायनेस्टी ने अपने एम्पायर को बहुत बड़े एक्सटेंट में स्प्रेड किया था. आप देख सकते हैं यहाँ नॉर्थ एशिया की बात करें, चाहे सेंट्रल एशिया, चाहे ईस्टर्न यूरोप, इवन क्रीमिया भी इनके कंट्रोल में हुआ करता था. एंड दे वर द फर्स्ट टू कॉल देम टर्क्स. प्रेजेंट टाइम में टर्की अपना हिस्टोरिकल प्राइड इन्हीं सल्तनत में, इन्हीं खैगनेट में ढूंढता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था जो उस समय टर्क्स के कंट्रोल में हुआ करता था. हालांकि तभी के टर्क्स आज के टर्क्स में बहुत डिफरेंस है, लेकिन फिर भी टर्की अपना हिस्टोरिकल प्राइड यहाँ ढूंढ लेता है. तो 745 तक ये एम्पायर बहुत अच्छे से फ्लोरिश करता है, लेकिन उसके बाद कुछ डायनेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स के ही कारण ये इवेंचुअली कोलैप्स कर जाता है और ये समाप्त हो जाता है. बात करें इनके रिलीजन की, तो ये टैंगरिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे. परहैप्स चंगेज खान भी इसी रिलीजन को फॉलो करते थे. नाउ द टॉपिक इज टॉरस मिसाइल. टॉरस मिसाइल जर्मनी के आर्सेनल का बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है. ये एक लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड मिसाइल होता है. और रिसेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में वार इंटेंसिफाई हो रहा है, 2 years से एबव होने जा रहा है, एंड ये वार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. और यूक्रेन बार बार एडमिट कर रहा है कि वो रशिया के वेपन के सामने, रशिया के जो भी मिसाइल्स हैं उनको डिटर करने में वो कैपेबल नहीं हो रहा है. हाल ही में मैंने KS-22 मिसाइल्स, जो रशियन मिसाइल्स हैं, उसके बारे में भी एक न्यूज़ मैंने दिया था कि यूक्रेन ने ऑफिशियली ये एडमिट किया था कि रशिया से आ रहे ऐसे किसी भी मिसाइल को टैकल करने का कोई एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के पास उस समय नहीं था. तो वो तो तब का न्यूज़ था. अभी ये न्यूज़ है कि जर्मन चांसलर के ऊपर एक प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है. जर्मन चांसलर ने बहुत कोशिश की थी कि ये जो टॉरस है, ये टॉरस मिसाइल एक्सपोर्ट वो ना करे. ऑफिशियली उसने कई बार बयान दिया था कि टॉरस मिसाइल को वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा यूक्रेन के लिए, लॉन्ग रेंज मिसाइल को वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा. लेकिन अब यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए का प्रेशर बन रहा है कि जर्मनी अपना टॉरस मिसाइल एक्सपोर्ट करे यूक्रेन के लिए. सो इस तरह से जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है. सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वार. वार शुरू होने से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि वार इतना लंबा खिंच सकता है. सभी को लग रहा था कि वार इतना लंबा नहीं खींचा जाएगा. जैसे यूएसए और यूरोप की बात करें, तो उन लोगों ने ये सोचा था कि चलो इसी बहाने रशिया को कमज़ोर किया जाए, यूक्रेन में उलझाकर. यूक्रेन को खूब सारा दाना पानी हथियार दो और रशिया को उसमें उलझाए रखो, रशिया इसमें कमज़ोर होगा. इसलिए यूएसए और यूरोप ने यहाँ पर वार में यूक्रेन को उकसाया. और रशिया को अभी बहुत ही साइलेंटली चाइना सपोर्ट कर रहा है. चाइना का सपोर्ट करने का रीज़न ये है कि जैसे जैसे रशिया यहाँ पर उग्र होता जाएगा तो यूएसए का आर्सेनल खाली होगा. यूएसए अपना अच्छा खासा हथियार यहाँ भेजेगा. तो यूएसए का आर्सेनल खाली होता है तो इससे क्या होगा, यूएसए का इन्वॉल्वमेंट एशिया में थोड़ा घटेगा. कल को अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है, जापान पर अटैक करता है, तो यूएसए वहाँ नहीं आने वाला है उनको बचाने के लिए. तो चाइना का अपना ये इंटरेस्ट है. यूरोप का अपना क्या इंटरेस्ट है, तो यूरोप नाटो का मेंबर है, तो कहीं ना कहीं एक उनको भी अपना प्राइड फील होता है.
और रशिया को कमज़ोर करने का उनका भी अपना एक गोल रहा होगा, बिकॉज रशिया इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री, अभी भी वहाँ पर कम्युनिज्म है या फिर डेमोक्रेसी तो अभी नहीं है रशिया में। तो ये सब एक ताना बाना था, तो सबने सोचा कि वार शुरू कर देते हैं। लेकिन आफ्टर 2 इयर्स अब समझ में आ रहा है कि वार क्या चीज़ होता है। अब यहाँ देखो इंटरनल इक्वेशन ही बिगड़ते जा रहा है। जर्मनी ने ऑन पब्लिक ये कह दिया था कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को एक्सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जर्मनी ऐसा सोचता है कि अमेरिका के पास बहुत बड़ा आर्सेनल है, तो वो तो जितना चाहे उतना दे सकता है, लेकिन क्या हम उनके कंपैरिजन में यूक्रेन को हेल्प कर सकते हैं और क्या करना ठीक रहेगा। तो इस तरह से जो छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनके पास कि उतना अधिक बड़ा आर्सेनल नहीं है यूएसए के जैसा, तो वो धीरे धीरे अब अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं। तो ये एक अलग ही जियोपॉलिटिकल इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है वहाँ पर। 2005 से लेके अब तक जर्मनी इसे यूज कर रहा है, और बाद में जर्मनी से इसे साउथ कोरिया और स्पेन ने भी खरीद लिया था। इसके अलावा देखो, ये एक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, लैंड अटैक मिसाइल भी इसे कहा जाता है और एंटी शिप मिसाइल भी कहा जाता है। 1400 केजी इसका वेट है। एंड रेंज की अगर बात करें तो इसका रेंज करीब 500 किलोमीटर है, करीब 310 माइल्स। सो दिस वाज अबाउट टॉरस KEPD 350। स्काई ड्यू एक तरह का रडार सिस्टम है जिसे इजराइल ने डिप्लॉय किया है रिसेंटली अलोंग द लेबनीज बॉर्डर एज टेंशंस विथ हेजबुल्लाह एस्केलेटेड। इन दिस मैप यू कैन सी हेयर इज इजराइल, एंड इजराइल के नॉर्थ में आप यहाँ लेबनान देख सकते हैं जहाँ से हिजबुल्लाह नेटवर्क ऑपरेट करता है। हिजबुल्लाह नेटवर्क को इजराइल ने टेररिस्ट डिक्लेयर करके रखा है और वो खुद को फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं। उनको सपोर्ट ईरान प्रोवाइड करता है एंड वेरियस अदर कंट्रीज से उनको सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ गल्फ ऑफ एडन है जहाँ इजराइल गाजा वार को लेकर के यहाँ भी कुछ टेंशन एस्केलेट होते हुए रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट स्काई ड्यू। तो स्काई ड्यू वन ऑफ द लार्जेस्ट एरियल थ्रेट वार्निंग सिस्टम है। दुनिया के सबसे बड़े ऐसे थ्रेट वार्निंग सिस्टम में इसकी एक गिनती होती है। एंड इट इज़ अ हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन बलून। ऐसे ही हम बैलून लिखा हुआ है लेकिन ये अपने आप में एक एयरक्राफ्ट है। ऐसा एयरक्राफ्ट है जो 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर भी उड़ सकता है। एंड इट हैज़ एबिलिटी टू रिमेन इन सर्विलांस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स। बिना फ्यूल और बिना किसी क्रू रिप्लेसमेंट के ये कई महीनों तक एयर में रह सकता है और वहाँ से ऑब्जर्व कर सकता है किसी भी तरह का स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट यानी कि UAV अगर आ रहा हो तो ये उसे डिटेक्ट कर तुरंत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अपने सेंटर को। या फिर क्रूज मिसाइल भी अगर आ रहा है कंट्री की तरफ तो उसे भी ये तुरंत नोटिफाई कर लेता है। इस टेक्नोलॉजी को ज्वाइंटली डेवलप किया गया था इजराइल डिफेंस एंड US कंपनी के द्वारा, लेकिन फंडिंग इसका इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का पूरा फंडिंग US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने उठाया था। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि USA और इजराइल का आपस में क्या ट्यूनिंग है। सिंस 2022 इजराइल एयरफोर्स इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, और इस टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी एक और है कि ये 250 किलोमीटर तक के एरिया को ऑब्जर्व कर सकता है और मल्टीपल टारगेट्स को एक ही साथ ट्रैक कर सकता है। सो दिस वाज द टॉपिक एंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट स्काई ड्यू। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।